मैं कमिंग मैम। आइए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर पोस्ट प्रेफरेंसेस पहले से 3 भरी हैं मैम सर। एक डिप्टी कलेक्टर, अपर मुख्य अधिकारी और एक सर ACGST। पहले नंबर पर डिप्टी कलेक्टर, दूसरे yes, नंबर पर अपर मुख्य अधिकारी, ये जो कार्य अधिकारी ये कैसे जिला परिषद में होते हैं। अच्छा, मुख्य सर। कार्यकारी अधिकारी। जी सर। और तीसरे नंबर पर ACGST सर। क्यों बीच में आपने DPSP छोड़ दिया या RTO छोड़ दिया? हाँ सर, वर्तमान में AC इंडस्ट्री के पद पे कार्यरत हूँ और मुझे किस पद पर? AC इंडस्ट्रीज अच्छा, सर। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। सर मुझे ये 3 पद ही अपनी कार्यशैली के अनुरूप लगे सर, तो मैंने केवल 3 ही पदों को सर भरा। ये बात है। तो कब आप बने थे AC तो इंडस्ट्रीज? 2018 बैच सर। 2018। 2018। ठीक है। ये लोक सेवा आयोग के थ्रू एग्जाम जी है, सर। PCS के थ्रू। सर सर। तो फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 हाँ ये सर इसमें कुछ नहीं मिला? 2018 का एग्जाम सर 2021 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी दिक्कतें थी। और उसके बाद सर 21 के बाद मैंने फॉर्म ही नहीं भरा सर, तो ये उसके बाद सीधे अब अप्लाई हुआ सर। ठीक है। चलिए, तो फिर डिप्टी कलेक्टर की कुछ एक क्वालिटीज बताइए जो आपके अंदर हो। 1, 2। सर डिप्टी कलेक्टर के रूप में जो मैं अपने अंदर 2 क्वालिटीज देखता हूँ सर। पहला तो कंपैशन एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। इन दोनों ने AC इंडस्ट्रीज में भी आपकी मदद की होगी, जी सर। है ना? जी सर। तो आप क्या लगता है कि AC इंडस्ट्रीज की तुलना में वहां पर इन दोनों क्वालिटीज का ज्यादा इम्पोर्टेंस है? जी हाँ सर। AC इंडस्ट्रीज के पद पे काम करते हुए सर मैं मैक्सिमम तौर पर जिस वर्ग को इंटरेक्ट करता था वो या तो उद्योगपति वर्ग थे हमारे सर, या दूसरा जो वर्ग है सर वो आर्टिजन्स का था। तो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन था सर मेरा मास के साथ में। डिप्टी कलेक्टर का वो पद है जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा जहां आप मासेस के साथ में लंबे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक उनके साथ। यहाँ वैसे आप लोग काम क्या रहता है AC इंडस्ट्रीज का? सर AC इंडस्ट्रीज की वर्क प्रोफाइल में 5 प्रमुख काम है सर। पहला तो काम है कि जो हमारे MSME सेक्टर है, MSME की जितनी यूनिट है उनको फॉर्मुलाइज सेक्टर में लाना। लगभग 96 लाख इकाइयां हैं जिनमें पंजीकृत से 48 लाख हैं अभी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक फॉर्मल सेक्टर में आए, उनका उद्यम आधार बने URC। सेकेंड सर, जितनी हमारी MSME इकाइयां हैं उन सब MSME इकाइयों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, लाइक MYSBY हो गई सर, CM युवा स्कीम है, PMEGP है या ODOP। ODOP का मैं राज्य सह नोडल प्रभारी हूँ सर। तो ODOP स्कीम के थ्रू सर हमने एक इंटरवेंशन सोचा कि 2018 में स्कीम सर ये आई, और इसका मूल मंतव्य ये था कि हर एक जिले से एक उत्पाद का चयन हम कर लें और उस उत्पाद को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, टेक्नोलॉजी दें, मार्केटिंग दें, ब्रांडिंग दें, ताकि वो एक उत्पाद वहां से विशेषीकृत हो और स्केल अप हो सके। प्रत्येक जिले का एक उत्पाद सर। MSME का रजिस्ट्रेशन आप ही लोगों के यहाँ जी होता हाँ है? सर। तो ये बताइए, तो हमने तो ये देखा है कि ये जो 48 लाख आप बता रहे हैं, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में पूरे? जी हाँ सर। URC के तो पोर्टल में 48 लाख में ये बताइए कितनी वर्किंग MSMEs हैं? सर ये वो MSME है जो वर्किंग है, 48 लैक्स। अगर हमारे पोर्टल पे कोई इकाई पंजीकृत है इसका मतलब है कि वो वेरीफाइड है सर। और 96 लाख के डेटा की विषय में सर एनोमली हो सकती है, बट जो पंजीकृत इकाइयां हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 48 लाख सारी की सारी सर। कुछ एक मतलब हमने से सीधे साक्षात्कार हुआ है सर कि बैठे बैठे MSME का रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑनलाइन सर, और तुरंत बैंकें उसको लोन दे देती हैं। सर URC सर्टिफिकेट वर्किंग है ही नहीं सर लोन देने के लिए क्यों रजिस्ट्रेशन कर देते हैं? सर जो URC सर्टिफिकेट है वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। लोन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें पहले आवेदन DIC में होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में होता है। URC केवल एक डॉक्यूमेंट है उन सब फॉर्मेलिटीज में कि क्या ये उद्यम किस श्रेणी में आता है, किस जगह लोकेट है, ताकि हम फॉर्मलाइज कर पाए उसको कि फर्दर अगर असिस्टेंस देना हो तो हम उसे असिस्टेंस दे सकें सर। वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है सर। वो केवल एक जैसे हमारी पहचान, जैसे आपके यहाँ सैंक्शन होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सर। कई बैंकें हैं, कमर्शियल बैंक सर, उसमें लोन के लोग अप्लाई करते हैं, तो कुछ शायद उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होगा कि MSME में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो तुरंत हम देखते हैं ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लोन दे देते हैं उनको। सर फर्दर हम लोग वेरीफाई करते हैं। पहले ये 2018 तक की प्रक्रिया थी कि कोई भी आवेदन होने के बाद DIC में कंपल्सरली उसका सत्यापन होता था। जब 19 में हमने
कोविड आया उसकी वजह से उसको फेसलेस किया गया कि भाई लोग आ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक प्रक्रिया की जैसे ऑटोमेट किया कि आप उसमें आवेदन करें और डीआईसी उसको कंपल्सरली वो कर रहे थे कि भाई हाँ ठीक है आपको हम यूआरसी जारी करेंगे। अभी हम मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी एमएसएमईज हैं वो डिफंक्ट तो नहीं है कहीं, उसके लिए हम डिफरेंट लेवल्स पे कई सारे कैंपेन ऐसे चलाते हैं जब हम ये देखते हैं कि जो फॉर्मलाइज सेक्टर में भी यूनिट्स हैं उनमें कोई डिफंक्ट या सिक तो नहीं है। ठीक, चलिए कुछ अपनी वीकनेसेस बता दीजिए एक दो। सर काम करते हुए मुझे अपने बारे में दो चीजें लगी कि मैं अत्यधिक इमोशनल हूँ और उस पर कई बार जब मुझे शासकीय निर्णय लेने होते हैं कई बार वो इमोशंस उस पर हावी होते हैं, हालांकि मैं बराबर प्रयास करता हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो भी निर्णय लेने हैं विद ड्यू डिलीजेंस ड्यू प्रोसीजर के साथ लिए जाएं। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर कानपुर नगर। ठीक है सर। ये स्वतंत्रता आंदोलन जो है सर, तो आपकी राज्य व्यवस्था से उसको हम जोड़ते हैं सर, तो उस आंदोलन के समय उन कुछ 4 लोगों के नाम बताइए जो हीरोज थे फ्रीडम स्ट्रगल के, गांधी जी को छोड़कर। सर इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसमें सर डिफरेंट दौर में अलग अलग लोग आए। अगर हम सर बंग भंग के समय कहें तो बंगाल आंदोलन में सक्रिय जो थे सतीश चंद्र जी और विपिन चंद्र पाल जी हम कहें। उसके बाद अगर कोर इंडियन नेशनल मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक जी को कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट के दौर में जब हम आए तो बाल गंगाधर तिलक हमारे लीडर थे, लाला लाजपत राय हमारे लीडर थे। उसके आगे के फेज में जब हम आए तो गांधी जी के साथ में अरुणा आसिफ अली जी थी और लोहिया जी थे और जयप्रकाश नारायण जी थे। और बाकी लोगों का नाम नहीं, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी। जी सर, हाँ। ये सारे लोग सर उस इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी का एक मुखपत्र निकलता था जो है सर, जिसको क्योंकि हम जेनेसिस कहते हैं इस भारतीय संविधान की 1922 में। सर क्या नाम था उसका? इंडियन ओपिनियन। मैं सर श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं सर इंडियन ओपिनियन शायद यंग इंडिया साप्ताहिक वीकली निकलता था सर, जिसमें एक उन्होंने लेख लिखा था, कैप्शन उसका था इंडिपेंडेंस सर। और उसमें खास बात क्या थी, लेकिन आपको जो पता ही नहीं क्या था तो क्या बताएंगे। उसमें लेख कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट विल नॉट बी फ्री गिफ्ट बाय ब्रिटिशर्स, यस सर, इट विल बी आवर ओन मेकिंग, यस सर, यस सर। और गांधी जी की कुछ विशेष जो हैं बड़ा इस पर जिक्र होता है और लिखा भी है, लोगों ने बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा है कि उनकी 2 विशेष जो हैं नहीं मानी जो है कांग्रेस ने जो है, और पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जो भी कांग्रेस के शीर्ष पर थे जो है, तो वो दोनों विशेष कुछ अंदाज है क्या थी? सर जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, एक तो पार्टीशन के बहुत पक्ष में गांधी जी शुरुआत से नहीं थे, बट जब बाद में एक्सट्रीम वायलेंस और दंगे हुए तो फिर गांधी जी उस निर्णय के लिए मोल्ड हुए। दूसरा सर पट्टाभी सीतारमैया जी को उन्होंने एज ए कैंडिडेटर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया था। राजनीति के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, सरकार बनाने के लिए और आगे भविष्य में संविधान बनाने के लिए दूसरे दृष्टि गांधी जी की सर कि हम इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दें, हाँ, जस्ट आफ्टर डिसॉल्व कर दें। यस सर। और दूसरा सर जो मुझे लगता है कि वो विभाजन के बहुत पक्ष में नहीं थे, वो विलेज लेवल सिस्टम डेवलप करना चाह रहे थे। जी सर, बजाय केंद्र से दोनों को रिजेक्ट किया जो है। जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सर फर्स्ट विचार हमें रॉय साहब ने दिया था कि एक संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो एक संप्रभु संविधान का निर्माण करेगी। उसमें सर हमने राज्यों और उस समय जो हमारी कमिश्नरेट 4 और जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन सब में सर उनसे एक आदमी का चयन होना था, 92 स्टेट्स और 4 कमिश्नरेट से। बाकी सर जो हमारी जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी विधानसभाओं ने चुन के प्रतिनिधि भेजे सर, और उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज का निर्माण होगा सर। कितने मेंबर थे कुल टोटल? आई गेस सर 289 और 389? 389 सर, आई एम सॉरी सर, इट्स 389। 296 एंड हमारे इनसे थे सर। सर तो हमने कितने दिन लिया संविधान बनाने में? सर ये 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन जो रिकॉर्डेड है टाइम सर, हमने ये लिया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी सर, इतना समय लिया सर। कितनी कमिटीज बनाई गई थी? सर पूरी कमेटीज का तो मुझे एग्जैक्ट सर आइडिया नहीं है, बट बड़ी कमेटीज को मैं सर कुछ बता सकता हूं। चेयरमैन कौन थे? सर चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सर, चेयरमैन जो है। और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर अम्बेडकर सर। डॉक्टर अम्बेडकर सर।
क्या इत्तेफाक करते हैं आप कि डॉक्टर अंबेडकर को जो आज जितना उनको सम्मान दिया जाता है सर, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, उस समय उतना सम्मान नहीं था उनका? ऐसा क्यों? सर, तत्कालीन परिस्थितियों में भी, जिसमें अंबेडकर जी ने जिस एक नए टाइप के आंदोलन को भारत में शुरू किया था और जिन मांगों को लेकर वो आगे बढ़े और जिस ड्राफ्ट को उन्होंने बनाया, मुझे लग रहा है कि संविधान सभा में भी अंबेडकर जी का कद वही था और जिस कद का सर हम लोग सम्मान करते हैं आज भी। नहीं, जब सरकार बनी इंतरिम गवर्नमेंट के बाद, जब पहली बार जब सरकार बनी संविधान लागू होने के बाद, तो जो है उनको बहुत ही गैर इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया। जी सर। उसके बाद जो है उनको एक तरह से चुनाव हरवाया गया जो है सर, तो कहाँ सम्मान था सर? ठीक उसके बाद जब हमने गवर्नमेंट बनाई सर, तो उनको एक विधि मंत्री का सर हमने विधि मंत्री तो बनाया आपने ना, जो है बनाया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो हार गए चुनाव में जो सर। मतलब ये है कि आज राजनीतिक कारणों से उनका नाम लिया जाता है, बहुत सम्मान की स्थिति नहीं है व्यवहारिक आकलन इसका किया जाए तो कितने जो है अनुसूचियां थी उस समय, यानी आकार बताइए संविधान का जब दिया गया? सर 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। जी सर, अब वो 12 हो गई हैं, अमेंड अब 12 हो गई सर। ठीक। अभी क्या क्या विषय रहे ग्रेजुएशन में? मैम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, यस मैम। अच्छा, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने मैम। चार्ल्स बेबेज ने, यस मैम। ओके। किस फॉर्म में था पहले? अगर आप कंप्यूटर का इवोल्यूशन देखें, जो चार्ल्स बेबेज ने किया था उस समय से लेकर के अभी तक, यस मैम, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर ने अपने आप को थ्रू द टाइम इवॉल्व किया है। फर्स्ट हमने अबेकस के फॉर्म में कंप्यूटर्स को देखा सर, बहुत बड़े आकार के मैम कंप्यूटर्स होते थे वो। उसके बाद मैम हमने डेस्कटॉप को देखा, देन पीसी, देन अब मैम टैबलेट, और उससे छोटा जो नैनो। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? मैम ये पैरेलल मैम कंप्यूटर का जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, वो भी समय के साथ इवॉल्व हुआ मैम। राइट नाउ हम पैरेलल कंप्यूटिंग तक के सिद्धांतों पे मैम काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ईमेल हम किसी को करते हैं, यस मैम, हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे, यस मैम, और मेल आईडी 2 के लिए किया और सेंड क्लिक किया, यस मैम, उसी फॉर्म में वहाँ पर चीजें पहुँच जाती है। ऐसा मुझे पता नहीं है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस मैम, जब हम मेल के थ्रू या डेटा को मेल के थ्रू बेसिकली हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं मैम, और डेटा पहले यहाँ एनकोड होता है मैम, एक की जनरेट होती है, देन वहाँ दूसरा रिसीवर होता है, वो फिर सेम डेटा वहाँ पे मैम डिक्रिप्ट होता है और उस फॉर्म में वहाँ दिखता है मैम। तो फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी, यस मैम, वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में सामने वाला जो रिसीव कर रहा है वो उसे देख लेता है। यस मैम, ठीक है। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम ह्यूमन बीइंग के बारे में इमेजिन करें, यस ठीक है, हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यस मैम, आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस मैम, तो क्या ह्यूमन बीइंग का एनर्जी लेवल को ऐसा कुछ एनक्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह इसी तरीके से बिना फिजिकल डिस्टेंस तय किए हुए पॉसिबल है इन फ्यूचर? मैम बिल्कुल, जैसे जो एनर्जी ट्रांजिशन की मैम बात हो रही है, हम अगर मूल सिद्धांत को ही देखें मैम, एनर्जी की बराबर mc², उसमें भी सर सेम बात कही गई थी कि फोटॉन्स रिलेटिवली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करेंगे और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कभी ना कभी मैम ये बिल्कुल निश्चित है कि जो हम चाह रहे हैं कि एनर्जी, किसी एक ह्यूमन बीइंग की एनर्जी डिजाइन होकर एक सर्टेन फॉर्म में किसी दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सके। डेफिनेटली मैम ये संभव है। महाभारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा संजय। यस मैम, आप जान रहे हैं? यस मैम, संजय को ये वरदान दिया गया था, मिला था कि वो धृतराष्ट्र को महाभारत जो भी चल रहा है युद्ध में, रण क्षेत्र में, उसको आंखों देखा हाल, यस मैम, लाइव टेलीकास्ट, यस मैम, अगर हम आज के शब्दावली में कहें, ये कैसे संभव हो पाया था? क्या संजय, जैसे मैं अपने पहले वाले सवाल के साथ अगर इसको जोड़ूं, मैम ये महाभारत में जो युद्ध हुआ और संजय जी को ये वरदान था कि जो महाभारत में जो भी घटित होगा वो धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री करेंगे कि लाइक अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। वो अगर हम तकनीक की भाषा में कहें तो बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कि थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि समथिंग इज हैपनिंग समवेयर एल्स और उसे कोई व्यक्ति वहां देख रहा है और वो देख के यहाँ उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा है। नहीं, बट
टेली कम्युनिकेशन में भी यू नीड टू मीडियम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने टेली कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश की, यस मैम, लेकिन दूसरा पर्सन जहाँ की बात हम करें वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। यस मैम, यस मैम। संजय के केस में तो ऐसा नहीं था मैम, संजय जी के केस में ये नहीं था। और वो जो अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं फॉर संजय जी, जिसके थ्रू वो चीजें परसीव करके, अगर वो ऐसा महाभारत में था तो मैम उसी तरीके से संभव है कि वो उसको एज इट इज नरेट कर सकते थे, है ना, व्हाट आई बिलीव। अपने डिपार्टमेंट जरा हायरार्की बताइए, ऐसी इंडस्ट्री आप हैं। सर जो हमारा डिपार्टमेंट है, अगर हम डायरेक्टर लेवल पे हायरार्की बताएं निदेशालय के स्तर पे, तो सबसे ऊपर कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, देन एडिशनल कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। ये सर ऐसी इंडस्ट्रीज एंट्री लेवल है सर। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, और 2 एसीज की होती है नियुक्ति सर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डीसी एंड 2 एसी। न्यूज़पेपर पढ़ पाते नहीं कोई? सर मैं पढ़ता हूँ, बल्कि मैं न्यूज़पेपर किताबें दोनों पढ़ता हूँ सर। जब भी खाली समय मिलता है तो मैं किताबें जरूर पढ़ता हूँ सर। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर मैं पहले तक पढ़ता रहा दैनिक आज, और अब कुछ दिनों से अभी मैंने पायनियर पढ़ना शुरू किया है सर। पायनियर सर। तो संपादक किसका बताएंगे, पायनियर का या दैनिक जागरण का? मुझे संपादक पायनियर में ब्रह्मा चलानी जी अच्छे लगते थे सर, और मैं उनको। संपादक कौन है, किसका लेख अच्छा लगता है नहीं पूछ रहे? आप संपादकीय लेख की बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। संपादकीय लेख की बात आप कर रहे हैं? सर मैं आर्टिकल्स जो पढ़ता हूँ उसमें मुझे वो है। चलिए, नेशनल SC ST हब, यस सर, आइडिया है उसका आपको? यस सर, नेशनल SC ST हब हम बना रहे हैं सर, उनमें उद्यमशीलता के विकास के लिए। सो स्टैंड अप और एस्पायर योजना है एक हमारी सर, उनके थ्रू उनको उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को इनकलकेट करने के लिए सर। ठीक है, किस स्टेज में है अभी? सर एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, ओमान की खाड़ी चर्चा में है सर। क्यों? सॉरी सर। रशिया और ईरान यस सर जमावड़ा कर रहे हैं अपने हथियारों का अमेरिका से मुकाबला करने के लिए। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी AI को ह्यूमन सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। यस सर। क्या तात्पर्य है ये ह्यूमन सेंट्रिक AI का? सर जो AI ह्यूमन सेंट्रिक है उसे हम AI एजेंटिक भी कह सकते हैं, या ह्यूमन सेंट्रिक हम कह लें। AI की पूरी संकल्पना ही है कि कोई भी एक सा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम जो मानव सदस्य बुद्धिमत्ता को दिखाए, जो कल्पनाशीलता या बुद्धिमत्ता मानव में है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम उस तरीके की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करे, वो इंटेलिजेंस शो करे। अगर हम ह्यूमन सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि AI का जो यूज हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हो, फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, RSS को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मानते हैं नहीं आप? सर RSS एक संगठन है जिसने सर स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अब तक समाज के निचले स्तर पर संगठन बना के कई मौकों पर, जब हमने देखा है कि सर बड़े चाहे NDRF के साथ मिलकर हो, चाहे सर आपदाओं के समय किसी और फोर्सेस के साथ मिलकर हो, या जब सर हमारे पास 1965 और 72 का समय था, उस समय जब आंतरिक शांति की बात थी, तो इस RSS जैसी संस्था ने सर खूब सहयोग किया। मैं पॉलिटिकल नैरेटिव में न जाके सर उसकी यूटिलिटी क्या है सोसाइटी के लिए, सर उसमें मैं मानता हूं कि उसका योगदान है सर। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक लगा सर मुझे। कितना अंक देंगे अपने आप को? समवेयर 60, अराउंड 60। नहीं, अच्छा रहा इंटरव्यू आपका सर, अच्छा है। एक ही दिया है, उसमें भी सर 70 मिला था लास्ट टाइम। एक ही जब 18 में दिया था तो आयोग में भी उस समय 70 मिला था सर। 70 प्लस, देखिए 70 के लिए डिजर्व करते हैं सर। बाकी तो 75 मैक्सिमम ये देते हैं सर, तो कहीं इम्प्रेस हो जाए तो 75 सर, तो डिजर्व करते हैं 75 के लिए। बट सुधार की गुंजाइश कुछ न कुछ रह जाती है हमेशा सर। और सब तो बिल्कुल ठीक था, जैसे यही अभी आप मूली हथेली के साथ कुछ कर रहे थे ना अभी सर, ऐसे आप बीच में कर रहे थे सर। इसको तो मैं ध्यान रखूंगा पोस्चर सवाल इनका, इसको बचा ले जाइए सर। बाकी और कोई ऐसा फ्ला नहीं दिखाई पड़ा। और
जो भी पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं उस पर आप खरे उतरते हैं। सर वो चाहे आपका स्पीच मैनरिज्म हो, सर चाहे कन्विंसिंग पावर आपकी हो, सर चाहे मेंटल अलर्टनेस का मामला हो या सर। अप्रोच का हो, सर वो आपका पॉजिटिव है। सर कॉन्फिडेंस लेवल आपका सर बिल्कुल बढ़िया है, ठीक सर। शुभकामना भी है और आप डिजर्व करते हैं कि Thank you, 70 to 75 आपको मिले, आप डिप्टी कलेक्टर बने। थैंक यू सर, आपके थैंक यू जवाब सारे काफी अच्छे थे, थैंक यू मैम, काफी अच्छे थे, इम्प्रेसिव। डू थैंक वेल, बेस्ट विशेस। यू बस थैंक यू मैम। आप यही न्यूज़पेपर थोड़ा उस पर सर मैं नजर देखता हूँ आज से थोड़ा सा, मैंने जो बुक्स का था ना तो हाँ। हॉबी बुक्स है, हाँ। तो मैंने 2-1 दिन से वो कठिन किताबें चुनी थी पहले, लास्ट रीडिंग हाँ। बड़ी कठिन थी मेरी, हाँ। अगर उसे बताना था तो मैक्सिमम टाइम मैंने वहाँ दिया, 2-3 दिन छुट्टी लेके अरे कुछ नहीं, कि एक बार पढ़ ले। पिछले सालों में जो आपने पढ़ा लिखा है उसी का रिफ्लेक्शन सर आता सर है। सर लास्ट इंटरव्यू मेरा गीता ही पे हो गया था पूरा, हाँ। द होल इंटरव्यू ऑन गीता। इस बार मैंने ये तो- अष्टाभक्ति की गीता पढ़ी, ये तो पता ही नहीं कहाँ से क्या मैं कोई पूछ थोड़ा लेगा। सा चेंज कर दूं तो वो दोनों का कंपेयर एक बार कर लिया, अष्टाभक्ति गीता और अपनी गीता का। खुद सर्टेन नहीं कहाँ से क्या पूछ हाँ सर, लेगा। बट डेफिनेटली वो नहीं है, बट हो सकता है यहाँ से 1-2 सवाल आपको मिल जाए, हो बिल्कुल सकता है एक बिल्कुल भी सर, न मिले। एक भी ना मिले सर, ना सर मिले। वो पूरा डिपेंड करेगा सर, कहीं से सर, कुछ पूछा जाएगा, सर। आप अच्छा करेंगे। सर सर ठीक है, सर, थैंक यू शुभकामनाएं। सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।